नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद एग्री अड्डा पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि वर्ण विचार, और वर्ण विचार में हम पढ़ रहे थे स्वरों का वर्गीकरण। क्या पढ़ रहे थे? स्वरों का वर्गीकरण, जिसमें हमने पहला जो वर्गीकरण किया था वो किया था हमने उच्चारण के अवधि के आधार पर, या हम कह सकते हैं मात्रा काल के में लगने वाले समय के आधार पर। दोस्तों, वहाँ पर हमने उच्चारण की अवधि के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा था: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। एक बार चर्चा करते हैं कि ह्रस्व स्वर होते हैं, इनकी संख्या 4 बताई थी: ए, और ओ और रे। और दीर्घ स्वर की संख्या बताई थी 7: आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, आई, ओ और औ। दोस्तों, बात करें ए प्लस एम बनकर बनता है आ, और ए बनता है ई प्लस ई, छोटी दोनों से मिलकर बनता है। उ बनता है उ प्लस उ, और बात करें ए की, यह बनता है ए प्लस ई से। अब आती है ऐ की बात। ऐ तो बात की थी कि इसका जो होता है वो होता ए प्लस ए, और क्या बनेगा? ऐ बनेगा। उसके बाद में क्या था? ए प्लस उ, और क्या बनेगा? ओ बनेगा। और इसी क्रम में हम बात करें औ की, तो बात करें ए प्लस ओ, और मिलकर क्या बनाएंगे? औ बनाएंगे। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि यहाँ पर ए और ई, यहाँ पे ई और ए नहीं, ए और ए होगा, ए और उ होगा, और ए और ओ होगा, तब जाकर क्या बनेंगे? ये स्वर बनेंगे। और इसीलिए हम इन्हें संधि स्वर भी कहते हैं, इन्हें हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। दोस्तों, बात करें आ, ई और उ, मैंने बताया था कि ये दीर्घ संधि के स्वर हैं। उसी क्रम में बताया ए और ओ, ये गुण स्वर संधि के स्वर हैं। और उसी क्रम में बताया ऐ और औ, ये दोस्तों वृद्धि स्वर संधि के स्वर हैं। और यहीं से हम संधि का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो यहीं से हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगला जो वर्गीकरण हम करेंगे उच्चारण की अवधि के आधार के बाद, तो वो वर्गीकरण रहेगा हमारा, तो हम उसकी बात करेंगे नंबर 2। नंबर 2 है उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। पहला हमने किया मात्रा काल के आधार पर, और दूसरा है उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। दोस्तों, उच्चारण के आधार की बात करें तो ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2। पहला तो होता है अनुनासिक स्वर। उच्चारण के आधार पर पहला कौन सा? अनुनासिक। दूसरा होगा अनुनासिक, जिसे हम निर्नुनासिक स्वर भी कहते हैं। दोस्तों, आपसे पूछे कि उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया, सिर्फ कितने प्रकार से? तो 2 प्रकार। पहला प्रकार अनुनासिक स्वर, दूसरा अनुनासिक स्वर जिसे हम कहते हैं निर्नुनासिक स्वर। समझते हैं कि अनुनासिक क्या होता है। दोस्तों, यहाँ पर बात की, जो अनुनासिक शब्द है वो अनु प्लस नासिक शब्द से बना है, नासिका से। और अनु का मतलब होता है पीछे। क्या होता है? पीछे।
और नासिका का अर्थ यहाँ पे लेंगे नाक। क्या लेंगे? नाक। और परिभाषा निकल के आई कि ऐसे स्वर है, ऐसे स्वर है, ऐसे स्वर है जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में मुंह के साथ साथ, मुंह के साथ साथ वायु नाक के द्वारा भी बाहर निकले, बाहर निकले, उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुंह के साथ साथ नासिका के पीछे भी हवा बाहर निकले, उसे हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। कौन से स्वर कहते हैं? अनुनासिक स्वर। और वो कौन से होंगे अनुनासिक स्वर? दोस्तों बात करेंगे कि चंद्र बिंदु युक्त, चंद्र बिंदु युक्त जितने भी शब्द होंगे तो वो कौन से होंगे? अनुनासिक होंगे। तो हम बात करें जैसे ए चंद्र बिंदु लगाओ तो ये क्या होगा? अनुनासिक होगा। आ होगा तो ये भी क्या होगा? अनुनासिक होगा। उसी तरह ई की बात करें तो ये भी क्या होगा? अनुनासिक होगा। इसी तरह हम दीर्घ की बात करें तो ये भी क्या होगा? अनुनासिक होगा। उसी तरह हम बात करें ऊ की तो ये भी क्या होगा? अनुनासिक होगा। उसी रूप में बात करें औ बड़े ऊ की तो ये भी क्या होगा? अनुनासिक होगा। तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुंह के साथ साथ नासिका के पीछे हवा बाहर निकलती हो, उसे हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। चंद्र बिंदु युक्त जितने भी शब्द होते हैं वो अनुनासिक होते हैं। तो बात करें जैसे हम कुछ शब्द लेंगे, जैसे हम करें आंख शब्द लिया, मैंने ईंट शब्द लिया, मैंने ऊंट शब्द लिया, ये तो बात मैंने की, ये सभी क्या है? अनुनासिक स्वर है। इनमें इनका प्रयोग हुआ है। आपको पता है कि स्वर वर्णों से या व्यंजन वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। और इसीलिए ये सभी क्या होंगे? जहां पर चंद्र बिंदु आपको दिख जाए तो वो क्या होगा? अनुनासिक स्वर होंगे। समझ में आ गई होगी बात। अब दूसरा जो है अनुनासिक या निर्नुनासिक स्वर। दूसरे की बात करें, पहला हमने पढ़ा अनुनासिक स्वर में मुंह व नाक दोनों से वायु बाहर निकलती है। इसमें क्या होगा? मुंह है प्लस नाक है। अनु यानी पीछे, नासिक यानी नाक, यानी नासिका के पीछे बाहर निकलना, सीधी सी बात है। और दूसरी बात है चंद्र बिंदु युक्त सभी होंगे। तो तीन ही बातें याद करनी है कि मुंह और नाक दोनों के द्वारा वायु बाहर निकले, उसे हम अनुनासिक कहते हैं। अर्थात चंद्र बिंदु युक्त जितने भी शब्द होंगे या किसी भी वर्ण पर चंद्र बिंदु लगा है तो वो अनुनासिक होगा। अब बात करेंगे अनुनासिक। पहले शब्द की बात करें, देखो अनुनासिक। यहाँ पे दोस्तों बात करें, अन्न उपसर्ग है प्लस अनु उपसर्ग है प्लस और नासिका मूल शब्द है। अन्न उपसर्ग का मतलब होता है नहीं, यह नकारात्मकता का भाव देता है। अनु का मतलब होता है पीछे और नाक का मतलब होता है, नासिका का नाक होता है। यहाँ पर तो बड़ा हमने पीछे नाक यानी मुंह के साथ साथ नाक के पीछे वाले लिखना, यहाँ पर नहीं। यानी बात क्या होगी कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में केवल और केवल मुंह से वायु बाहर निकले अर्थात नासिका के पीछे न निकले, इसीलिए यहाँ पर निर उपसर्ग है। और निर का मतलब भी क्या होता है? अनु होता है। और इसीलिए हम बात करेंगे कि निर का मतलब भी नहीं, अन्न का मतलब भी नहीं, तो दोनों ही बोलते हैं। अर्थात ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में केवल मुंह के द्वारा वायु बाहर निकले तो उसे हम क्या कहेंगे? अनुनासिक। तो बात करें तो हमारे हिंदी के जो 11 स्वर हैं वो सभी अनुनासिक होते हैं। यानी कि सभी स्वर क्या होते हैं? अनुनासिक।
किसी भी स्वर का जब उच्चारण करेंगे तो वो क्या होगा, उसके मुंह से ही हवा बाहर निकलेगी, नाक से नहीं निकलेगी। तो हमने जो दूसरा वर्गीकरण किया दोस्तों, उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, तो उच्चारण के आधार पर दो भाग है, एक तो बताया अनुनासिक और दूसरा बताया निर्नुनासिक, जिसे हम अनुनासिक भी कहते हैं। अनुनासिक का मतलब होता है मुंह प्लस नाक दोनों से वायु बाहर निकले, और चंद्र बिंदु युक्त जितने भी शब्द होंगे या वर्ण होंगे उसे क्या कहेंगे, अनुनासिक कहेंगे। और निर्नुनासिक जिसमें केवल और केवल मुंह से वायु बाहर निकले, और हमारे स्वरों की जो 11 संख्या है वो सभी क्या है, अनुनासिक या निर्नुनासिक है। ये बात समझ में आ गई। तो हम चलते हैं तीसरे वर्गीकरण पर। पहला तो किया हमने मात्रा काल के आधार पे, दूसरा किया उच्चारण के आधार पे, समझ में आई। अब तीसरा जो वर्गीकरण हम लेंगे वो लेंगे जीभ के क्रियाशीलता के आधार पर। नंबर 3 समझना है ध्यान से, जीभ की क्रियाशीलता या इसे हम कहते हैं सक्रियता, जीभ की सक्रियता या क्रियाशीलता के आधार पर, स्वरों का वर्गीकरण। समझ गए होंगे। पहला मात्रा काल 3 वाक्य, दूसरा उच्चारण 2 वाक्य, और तीसरा है जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर। यानी कि क्रियाशीलता, क्रियाशील रहना, सक्रिय रहना, यानी इंग्लिश में बोले एक्टिव रहना, प्रॉपर रूप से क्या, जीभ। तो बात करें जीभ क्या होती है, हमारे मुंह के अंदर जो भी हम वाणी को प्रस्तुत करते हैं तो जीभ का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। जीभ ही है जो सब कुछ करवा देती है। ये जो कुछ बोल देती है फिर ये छुप जाती है तो सिर को बेचारे को चप्पल पड़ती है ना। तो वही बात है। तो जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर, और जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर बात करें तो स्वर होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3। ध्यान से सुना। एक तो होते हैं अग्र स्वर। कौन से स्वर, अग्र स्वर। एक होते हैं मध्य स्वर, मध्य स्वर। तीसरा होता है पश्च स्वर। ध्यान से सुनना है कि जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र तो शब्द संस्कृत का है जिसे हिंदी में अर्थ होता है आगे। क्या होता है, आगे। मध्य का मतलब होता है बीच। क्या होता है, बीच। और पश्च का मतलब होता है पीछे। क्या होता है, पीछे। यानी कि बात निकल के आई कि ऐसे वर्ण, ऐसे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जीभ के आगे का भाग सक्रिय रहे तो उसे हम अग्र स्वर की संज्ञा देते हैं। दूसरी बात कि ऐसे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जीभ के ठीक बीच का भाग सक्रिय रहता है उसे मध्य स्वर की संज्ञा देते हैं। तीसरी जो बात है कि ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीभ के पीछे का भाग सक्रिय रहता है उसे हम पश्च स्वर कहते हैं। जैसे बात करें कि हमारी जीभ है, जीभ के यदि आगे का भाग सक्रिय रहता है तो हम इसे नाम देंगे अग्र स्वर। यदि बीच का भाग सक्रिय रहता है तो उसे हम कहेंगे मध्य स्वर, और यदि पीछे का भाग सक्रिय रहता है तो उसे हम कहेंगे पश्च स्वर। ये ऐसी बात है कि जीभ को बोलेंगे आगे का। तो बात करेंगे कि जो 11 स्वर हैं वो कौन कौन से वर्ण में या स्थान में जाएंगे। तो बात करें दोस्तों, अग्र स्वर होता है उसमें 4 स्वरों को शामिल किया जाता है। कौन कौन से होंगे, अग्र स्वर में ई, ह्रस्व और दीर्घ, और ए और आई, ये 4 स्वर होते हैं, ये अग्र स्वर होते हैं। मध्य स्वर में केवल ए होता है, केवल एक ही स्वर आएगा मध्य में। दूसरी बात पश्च स्वर। पश्च स्वर में बात करें
तो पस्त स्वर में इनके अलावा कौन कौन से बच गए? आ बच गया, ऊ बच गया, दीर्घ ऊ बच गया, और ओ बच गया, और अ बच गया। ये सभी किस में आएंगे? पस्त स्वर में। याद कैसे करना है? एक सूत्र देखिए, याद कैसे करना है। अभी तक तो मैंने वैसे बताया कि हम जिस रूप में पढ़ना चाहिए। फिर देखो, अग्र स्वर ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीवा के आगे का भाग सक्रिय रहता है, उसे हम अग्र स्वर का मतलब ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीवा के आगे का भाग सक्रिय रहता है, उसे हम अग्र स्वर कहते हैं। उसमें ए, ह्रस्व, दीर्घ, ए और ऐ स्वरों को शामिल करते हैं। मध्य स्वर में केवल ए का ही प्रयोग की होता है। पस्त स्वर में आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और ह्रस्व उ और अ शामिल होते हैं। अब एक सूत्र में बांधने का काम करेंगे। देखो, आपको याद करना है कि ए के मध्य एक इमली, ए के मध्य एक इमली, आगे एनक एडी जोड़ो, शेष बचे को मेरे पीछे छोड़ो। क्या याद किया? ए के मध्य एक इमली, आगे एनक एड़ी जोड़ो, शेष बचे को मेरे पीछे छोड़ो। यानी पहला स्वर क्या है? ए, और ए के बाद क्या है? मध्य। ए किस में आएगा? मध्य में। ए का इसके साथ होगा। अब एक और इमली, एक और इमली, आगे एनक एडी, यानी एक इमली एडी और एनक किस में आएंगे? आगे में। और शेष जो बच गए वो किस में आएंगे? पस्त स्वर में आएंगे। ए मध्य में, एक इमली एनक एडी आगे में, और शेष बच गए वो किस में आ जाएंगे? पस्त स्वर में आ जाएंगे। तो दोस्तों, हमने पढ़ा दूसरा जो वर्गीकरण पढ़ा, तीसरा, कि जीव की क्रियाशीलता के आधार पर अग्र स्वर, मध्य स्वर, पस्त स्वर। आप समझ गए होंगे। तो अगला जो वर्गीकरण हम लेंगे वो होगा हमारा मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर नंबर 4, मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। दोस्तों, बात करें कि मुखाकृति, मुख की आकृति, यहां पे संधि है दीर्घ संधि, कि मुख प्लस आकृति, कि मुख की आकृति किस रूप में होती है। तो उसी आधार पे बात करें तो इनको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो। कुछ 4 भी करते हैं। तो बात करें हम 2 की में करेंगे। एक तो होते हैं स्वरित स्वर और एक होते हैं विवृत स्वर। हमारा चौथा जो वर्गीकरण वो क्या है? मुखाकृति, मुख प्लस आकृति, यानी कि किसी भी वर्ण का जब उच्चारण करते हैं कि उसके मुख की आकृति किस रूप में होती है, कम खुलता है या ज्यादा खुलता है। तो उसी आधार पे बात करें तो मुख्य रूप से तो 2 होते हैं, लेकिन इनको 4 भी मान लिए गए हैं। तो 2 कौन कौन से होंगे? 2 तो होंगे कि वो होंगे, एक तो होगा संवरित स्वर और एक होगा विवरित स्वर। लेकिन इनके 4 भाग बनाते हैं तो 2 नंबर क्या दे देते हैं? अर्ध संवरित स्वर, और चौथा दे देते हैं
अर्ध विवृत स्वर। ध्यान से समझना है कि संवृत क्या होता है और विवृत क्या होता है। संवृत का अर्थ होता है मुंह का कम खुलना, मुंह का कम खुलना। यानी परिभाषा क्या होनी, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुंह है कम खुलता है उसे हम संवृत स्वर कहते हैं। और विवृत होते हैं कि मुंह का अधिक खुलना, अधिक खुलना विवृत स्वर होता है। अब बात करें अर्ध संवृत क्या होता है। अर्ध संवृत का मतलब होता है कि मुंह का संवृत से थोड़ा अधिक मुंह खुलना, तो इसीलिए हम लिखेंगे संवृत से थोड़ा अधिक या विवृत से कम, या विवृत से कम मुंह है खुलना, मुंह है खुलना। संवृत से थोड़ा अधिक या विवृत से थोड़ा कम मुंह खुलना उसे अर्ध संवृत स्वर कहते हैं। विवृत में क्या होगा कि संवृत से ज्यादा खुलेगा। अर्ध विवृत, अर्ध विवृत में क्या होता है कि मुंह का विवृत से कम खुलना, विवृत से कम खुलना, थोड़ा कम खुलना होता है। अब बात करें कि यहाँ पर कौन कौन से स्वर आएंगे। संवृत स्वर की बात करें तो इसमें कौन कौन से स्वर आएंगे कि संवृत के अंदर दीर्घ ई और दीर्घ उ, ये कौन से स्वर हैं, संवृत स्वर हैं, दीर्घ ई और दीर्घ उ। अर्ध संवृत की बात करें तो ए और ओ, ये कौन से स्वर हैं, अर्ध संवृत स्वर। विवृत स्वर की बात करें तो इसमें केवल आ, केवल आ। और अर्ध विवृत की बात करें तो इसमें आ जाएगा ए, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, और क्या बच गया, आई और औ। ये स्वर किस में आ जाएंगे, अर्ध विवृत में। तो हमने पढ़ा मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुख्य रूप से तो दो होते हैं, संवृत और विवृत, लेकिन वर्तमान में चार भाग करते हैं। तो संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर। संवृत का मुंह यानी कम खुलना, अर्ध संवृत थोड़ा सा कम खुलना, विवृत का मुंह अधिक खुलना और अर्ध विवृत यानी विवृत से थोड़ा सा कम खुलना। तो बात करें संवृत स्वर में दीर्घ ई और दीर्घ उ आएगा, अर्ध संवृत में ए और ओ आएंगे, विवृत स्वर में आएगा और अर्ध विवृत स्वर में ह्रस्व ई, उ, ए, सॉरी आई और औ और ए आ जाएगा। अब बात करें कि आपको ये पूछ लिया जाए कि संवृत, अर्ध संवृत, विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर किस आधार पे बांटे गए हैं, तो आपको बताना है मुखाकृति के आधार पर। किसके आधार पर, मुखाकृति के आधार पर बताना है। दोस्तों आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे और कल जो अगला वर्गीकरण हम लेके आएंगे उसके बाद हम व्यंजन पढ़ेंगे और काफी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। ऑल दी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों हम आपके लिए इस तेज गर्मी के अंदर भी खून पसीने की कमाई से आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं, तो आप मुझे एक छोटा सा हमारे ऊपर एक एहसान करना कि आप सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। ऑल दी बेस्ट।